सो वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बेटा एक चीज को ध्यान से देखिएगा। मान लो बेटा ये कौन है? ये है हमारा लल्लू। कौन है बेटा? लल्लू। और मान लीजिए बेटा ये लल्ली है। कौन है बेटा? लल्ली। अब अचानक लल्लू और लल्ली के बीच में एक ये बेटा भल्ला आ गया। कौन आ गया? भल्ला। आहा, कौन आ गया बेटा? भल्ला। अच्छा खासा लल्लू अपनी लल्ली के साथ जा रहा था, उसके बीच में भल्ला आ गया। अब भल्ला को देखकर लल्ली थोड़ी सी परेशान हो गई, मतलब दाल में कुछ काला है। तो बेटा इन तीन को मिलाकर ये क्या बन जाता है? हमारा ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रायंगल बन जाता है। और जो दाल में कुछ काला था उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लव स्टोरी। या हा हा हा, लल्ली ने लल्लू के साथ चीटिंग कर ली। ओके ओके ओके। तो बेटा जिस प्यार में तीन लोग शामिल हों उसको बोलते हैं ट्रायंगल लव स्टोरी। और इसी तरह जहां पर तीन वेक्टर शामिल होंगे उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा यही आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बेटा, ये लॉ बिल्कुल सेम है पैरेललोग्राम की तरह, बट इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेललोग्राम लॉ से बिल्कुल अलग है बेटा। ठीक है, लिखिए आप, टू वेक्टर्स आर representing, if two vectors are representing the two sides of a triangle, two sides of a triangle taken in order, taken in order, इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा आपको। taken in order, then the resultant, then the resultant will be the third side of the triangle, third side of the triangle taken in order। इसको याद रखिएगा बेटा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। तो बेटा ये हमारा स्टेटमेंट है किसका? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो उसमें देखो ये कहा गया है बेटा कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? मान लीजिए एक वेक्टर ये है आपके पास, ठीक है, और एक वेक्टर ये है आपके पास। इसको नाम दे दीजिए बेटा ए वेक्टर। क्या नाम दे दीजिए? ए वेक्टर। और इसको नाम दे दीजिए बेटा बी वेक्टर। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर एक चीज लिखवाई है, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये हुआ बेटा कि ये दोनों के दोनों जो आपके वेक्टर्स हैं ये एक ही ऑर्डर में है। यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो ये एक ऑर्डर बन गया हमारा। तो दो जो वेक्टर्स हैं बेटा वो ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेकन इन ऑर्डर। ये दोनों साइड जो है ट्रायंगल की वो एक ऑर्डर में ली गई है। बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों वेक्टर्स का जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेटा वो होगी ट्रायंगल की थर्ड साइड। क्या होगी? ट्रायंगल की थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आएगा बेटा यहां पर। ठीक है, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो मैंने बाद में लिखा है यहां पर अपोजिट डायरेक्शन। अगर हमारा ऑर्डर मेंटेन होगा तो हमें क्या करना है? पहले हम यहां से यहां आए, ये एक वेक्टर हो गया, फिर बी से यहां पर आए, ये बी वेक्टर हो गया। अब होना तो ये चाहिए था, हमको यहां से यहां आना चाहिए था, बट रिजल्टेंट जो होगा आपका वो अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखवा दिया आपको? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा यहां पर आर वेक्टर। और जैसे हम बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बताइए बेटा यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आपके पास दो वेक्टर हैं बेटा ए और बी वेक्टर। ए और बी ध्यान देखिए कैसे कनेक्टेड है, यहां पर हेड टू टेल कनेक्टेड है। जब पिछली बार हमने बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था वहां पर दोनों के दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड थे। तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में ज्योमेट्रिकली यही फर्क है बेटा कि पैरेललोग्राम लॉ में दोनों के दोनों वेक्टर्स आपके टेल टू टेल कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और ट्रायंगल लॉ में दोनों के दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे बेटा? हेड टू टेल कनेक्टेड होंगे। बात समझ में आ रही है? आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ए और बी इन दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या आएगा निकलकर? आर वेक्टर। बताइए बेटा यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा बेटा। इस चीज को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने फ्लो में आई थिंक गलत लिख दिया था, बट आपका सही ऑर्डर ये होगा। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर,
एक ही ऑर्डर में ट्रायंगल की दोनों साइड्स हमने ले ली, और वही दोनों साइड्स क्या है, हमारे वेक्टर्स हैं बेटा। देन द रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। तब जो रिजल्टेंट होगा उन दोनों वेक्टर्स का, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी जिसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिया है। बात समझ में आ गई बेटा? आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये आता है सर कि ये जो है बेटा, ये ट्रायंगल लॉ का ज्योमेट्रिकल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ को करा था। तो बेटा देखो, यहां पर ए वेक्टर ये है आपका, बी वेक्टर ये है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये दोबारा से ए वेक्टर को मैंने यहां बना दिया। अब बेटा हम बी को उठाकर यहां रख सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, मेरे पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा आपको। बी को उठाकर मैंने यहां पर रख दिया बेटा, रख दिया नहीं रख दिया। अब देखो ए और बी टेल टू टेल कनेक्टेड है, अब ए और बी के बीच का एंगल हम लोग ले सकते हैं थीटा, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए जरूरी है बेटा कि वो दोनों के दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड हों, जिस तरह से यहां पर कनेक्टेड हैं। अगेन बेटा, अब ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है, और ये उनका क्या बन जाएगा, आपका रिजल्टेंट। तो देखो, रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ में भी सेम है और पैरेललोग्राम लॉ में भी सेम रिजल्टेंट है आपका। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर कहने का मकसद यह है बेटा, बच्चे अक्सर यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें यह लगता है कि पता नहीं ट्रायंगल लॉ कौन सा लॉ है और पैरेललोग्राम कौन सा लॉ है, बहुत अलग अलग तरीके का समझते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ज्योमेट्रिकली बेटा अलग अलग हैं, बट जब आप एनालिटिकली उनको सॉल्व करेंगे या किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे बेटा, तब दोनों बिल्कुल एज इट इज आते हैं। यहां पर भी ये जो आर वेक्टर होगा, आर का फॉर्मूला हो जाता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस उन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनना है थीटा, उसका कॉस ले लेंगे हम, ठीक है। सेम रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा। और बेटा ये अल्फा एंगल हम कैसे निकालते थे, टेन अल्फा निकाला था हमने, टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे निकाला था, टेन अल्फा नहीं निकाला था। यहां पर भी टेन अल्फा का जो फॉर्मूला है बेटा बिल्कुल सेम होगा, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं इन शॉर्ट, पूरा समरी करके। देखो, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों ज्योमेट्रिकली अलग अलग होते हैं। वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है तब पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, ठीक है ना, वहां पर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम का जो लंबा वाला डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट बताएगा हमें। अगर आपके वेक्टर्स बेटा हेड टू टेल कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल की दो साइड्स हो गई टेकन इन ऑर्डर, और जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी जिसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है, रिजल्टेंट के डायरेक्शन का फॉर्मूला ये लिखा है आपके सामने। तो आई होप यहां तक बेटा आपके समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की जो किताब है बेटा, उसको देख देख के आप लोग परेशान होते हो बार बार कि पता नहीं क्या करूं, फिजिक्स सर मैं मान लूं, समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। आएगी समझ में बेटा, आएगी। अब हम आ गए हैं ना, परेशान मत हो, साथ बने रहो, फिजिक्स समझ में आ जाएगी। एक तीसरा भी लॉ होता है बेटा, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब इसको समझो, ये क्या भला है, पॉलीगन लॉ क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं, पॉलीगन लॉ होता क्या है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब देखो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है बेटा, अगर आपके दो से ज्यादा वेक्टर्स गिवन हैं और उन सबको अगर ऐड करना है बेटा, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ठीक है। अब वही बेटा, ज्योमेट्रिकली जब हम इसको पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी बहुत ज्यादा कठिन सी चीज हम पढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मान लो बेटा, एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, बी वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, सी वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, डी वेक्टर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? ठीक है, ए बी सी और डी, चार वेक्टर्स आपको गिवन है, तो इन चारों का जो भी रिजल्टेंट होगा बेटा, वो होगा ये, दिस विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है। तो आर वेक्टर को हम यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो होगा, इन चारों को जोड़कर जो भी आएगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर। बात समझ में आ गई? अब एक चीज बताओ, जब ये चार वेक्टर्स आपके एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तब पॉलीगन किसने बनाया? आर वेक्टर ने। क्या ये पॉलीगन बनना है बेटा? पॉलीगन का मतलब होता है कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है।
ट्रायंगल से लेकर डेकागन तक जितने भी, उससे भी आगे जितने भी फिगर्स हैं आपके, वो सब पॉलीगन कहलाते हैं। कोई भी क्लोज फिगर होगा उसको पॉलीगन बोलेंगे। तो ये पॉलीगन बन गया बेटा, इसलिए इसका नाम है बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई कि ज्योमेट्रिकली जो है हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब वही सवाल आता है कि सर ज्योमेट्रिकली तो आपने रिप्रेजेंट कर लिया, बट इसको हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? क्या पॉलीगन लॉ के लिए वेक्टर एडिशन में कोई अलग फॉर्मूला है? नहीं बेटा, फॉर्मूला वही है, वो आपका रामबाण है बेटा। जिंदगी में कहीं पर भी जाएंगे, वेक्टर एडिशन में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर सर एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं? मैं बताता हूं बेटा, परेशान क्यों होते हो? बाबा जी की बूटी ला 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 ला, बाबा जी आ तो गए बेटा। एग्जाम्पल करते हैं, चलिए बेटा। एक पॉइंट है ये, यहां पर एक फोर्स लग रहा है बेटा 2 न्यूटन का, ठीक है। एक फोर्स यहां लग रहा है 2 न्यूटन का, और एक फोर्स यहां लग रहा है बेटा 2 न्यूटन का। लग रहा है फोर्स 2-2 न्यूटन के, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन सब फोर्सेस के बीच में बेटा एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये भी कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। तो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ट्रिक क्या है बेटा? ट्रिक मैं आपको ये बताता हूं, जब कभी भी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है, और उन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आएगा। कहां पर आएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट आ जाएगा किसका? इसका और इसका, और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? 2 न्यूटन, ठीक है। इसको चाहो तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। सॉल्व करके देखना बेटा, मैं ट्रिक बता रहा था आपको, मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखो यहां पर पहले वाला वेक्टर कितना है? 2 न्यूटन, दूसरा वाला वेक्टर भी कितना है? 2 न्यूटन। फॉर्मूला लगाओ, आर बराबर रूट ए स्क्वायर का मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 2 टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि कॉस 120 डिग्री। अब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बेटा -1/2 कितनी हो जाएगी? माइनस का 1/2, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर इक्वल टू रूट 4 प्लस 4 8, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। कॉस 120 की डिग्री माइनस का 1/2, 2 से ये कटा कितनी बार गया बेटा? 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। तो आर कितना हो जाएगा आपका? रूट 8 माइनस 4 बराबर का रूट 4। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना था? 2 था, बी का मैग्नीट्यूड कितना था? 2 था, और आर का भी मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 2 है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा? ठीक है, तो आर का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया? 2 आ गया। तो ट्रिक ये है बेटा, जो मैं बताना चाह रहा हूं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। वेक्टर एडिशन में ट्रिक ये है आपकी कि जब कभी भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है और उन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है बेटा, तब जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और जो बेटा रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच वाले एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ आएगा। मतलब अगर ये टोटल एंगल 120 डिग्री का था, तो 60 डिग्री का एंगल ये वाला बचेगा, और 60 डिग्री का एंगल ये वाला बचेगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। तो यहां पर बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आप क्या करिए बेटा, इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि बेटा इसका और इसका जो रिजल्टेंट था वो तो ये आ गया ना, आर वेक्टर आपके पास, और आर वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है? 2 न्यूटन का। अब बेटा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों 2-2 न्यूटन के हैं, और इन दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना है? पूरा पूरा 180 डिग्री। कितना एंगल बनना है इनके बीच में? 180 डिग्री। अरे देखो ना बेटा, ये एंगल कितना बनना है इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री। और पिछले लेक्चर में मैंने बेटा आपको बताया था कि जब कभी भी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और उन दोनों के बीच में बेटा 180 डिग्री का एंगल होगा, वो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से इस ओ पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये तरीका होता है बेटा, जब कभी भी आपको दो से ज्यादा वेक्टर्स गिवन होंगे, तब हम उनको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग करके करेंगे। पहले कोई भी दो वेक्टर्स को सॉल्व करके रिजल्टेंट निकाल लो, फिर तीसरे वेक्टर के साथ उस रिजल्टेंट को ऐड कर दो, आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा बेटा। बात समझ में आ गई? तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने बेटा इसमें क्या क्या किया है, ठीक है। तो अब थोड़े से बेटा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है ये वाला टॉपिक अपना रैप अप कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा जो पॉलीगन लॉ है बेटा या फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है वो होता क्या है बेटा। क्लियर है कहानी? तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है। मान लीजिए कोई दो फोर्सेस हैं, F1 की वैल्यू है बेटा 10 न्यूटन और F2 की वैल्यू है बेटा 15 न्यूटन, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। अब आपसे पूछा बेटा नेट फोर्स बताओ कितना होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स बताने का क्या तरीका है? बहुत आसान है, देख लो। ये आपका F1 कितने न्यूटन का है? 10 न्यूटन का, ठीक है।
ये आपका F2 कितने न्यूटन का है, 15 न्यूटन का। इन दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री है या नहीं है गिवन, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, ये मैंने आपको फिगर बना के भी दिखाई है, बेटा फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, भाई ये ए है हमारा तो 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कॉस 60 डिग्री। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर होती है कि सर कॉस थीटा साइन थीटा क्यों आ गया। खास तौर से जो नीट एस्पिरेंट होते हैं उनको लगता है कि 10th में या 10th तक मैथमेटिक्स हमको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़नी नहीं पड़ेगी। ये बेटा सबसे बड़ी कमी है आप लोगों की। जब तक फिजिक्स है तब तक मैथमेटिक्स है, बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है बेटा। तो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं बेटा बेसिक मैथमेटिक्स पर पूरा एक वीडियो लेक्चर तैयार करके बनाकर अपलोड करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बराबर रूट 100 का स्क्वायर 100, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 225 प्लस 2 ढाई 10 दूनी 20 और 15, ये हो जाएगा बेटा 300, 300 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, 2 से ये कैंसिल होगा, 150 टाइम्स चला जाएगा। इन सबको आप ऐड कर लीजिए बेटा, तो आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी रूट 100, 325 और 150, 325 425 475 न्यूटन। ये आपका बेटा नेट फोर्स आ गया। क्या आ गया, नेट फोर्स कितना आ गया बेटा 475। समझ में आ रही है बात। तो कोई भी वेक्टर होगा उसको ऐड इस तरह से करते हैं। यहां पर दो फोर्सेस थे, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना था बेटा 60 डिग्री था, तो दोनों के दोनों फोर्सेस आपके कैसे हो गए बेटा, एड अप हो गए। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा, कोई तो बच्चों ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल बेसिक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं बेटा वो बिल्कुल बेसिक से उठकर आए हैं, ठीक है। तो मैं अभी एडवांस लेवल पे पढ़ाना ही नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में आप लोग सीखिए, ठीक है ना। एडवांस लेवल पे पढ़ाने के लिए बहुत टाइम है अभी हमारे पास। तो मान लीजिए बेटा दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक है 6 यूनिट्स का और एक है 8 यूनिट्स का, और दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। कुछ नहीं करना है, केवल ऐड करना है दो वेक्टर्स को। तो बेटा एक वेक्टर है ए, मान लो उसको कितने यूनिट्स का है, 6 यूनिट्स। दूसरे वेक्टर को बी मान लीजिए कितने यूनिट्स का है, 8 यूनिट्स, और दोनों के बीच में एंगल कितना गिवन है हमको, 60 डिग्री। पूछा क्या है हमसे बेटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। भाई एक बात बताओ, जब मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा रहा था, मैंने उस वीडियो में बताया है इंसान का बच्चा क्या होता है, इंसान होता है। गधे का बच्चा क्या होगा, गधा होगा, है नहीं है। लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है बेटा, इंसानों के बच्चे भी गधे पैदा हो जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम जो, तो वेक्टर का बच्चा भी जाहिर है बेटा वेक्टर ही तो होगा। जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट भी एक क्या मिलेगा हमें, वेक्टर मिलेगा बेटा, ठीक है। पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, एक तरह के वेक्टर्स ही हमेशा ऐड हो सकते हैं। इस बात का मतलब यह है, फोर्स के साथ फोर्स ही को ऐड कर सकते हैं हम, एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन को ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि एक वेक्टर तो आपको फोर्स मिल जाए और एक वेक्टर आपको वेलोसिटी मिल जाए और इन दोनों को आपसे कोई रिजल्टेंट पूछ ले, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फोर्स फोर्स के साथ ही ऐड हो सकता है और वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ ही ऐड हो सकती है। टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप और एडेड, ठीक है बेटा। दो वेक्टर्स एक तरह के हमेशा ऐड किए जाते हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स जो है बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या है वेक्टर्स, बट होंगे एक ही नेचर के, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो होगा बेटा उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कितना होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ए कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 लिख दो, ठीक है। कितना लिख दो यहां पर 36 प्लस बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ठीक है। और यहां पर बेटा प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो बेटा कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां पर आ जाएगा 1/2, 2 3 जा, या 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आर की वैल्यू कितनी रहेगी, रूट 36 प्लस 64, ये हो जाएगी बेटा 100, प्लस का आपका रहेगा ये 6 आपका एज इट इज है, यहाँ पर 8 छंग 48, 8 6 जा 48। बताइए बेटा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। ये आपका हो गया 100 प्लस ये आपका हो जाएगा 48। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आर की वैल्यू आ जाएगी रूट 48
148। बताइए बेटा, सॉरी √148, ये आपकी आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? मैं एक बार चेक कर लूं बेटा, सॉरी थोड़ा सा नीचे हो रहा है, मैं आर को थोड़ा यहाँ लिख ले रहा हूँ। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी आर बराबर √148, ये आपके आर आ गया। ठीक है, हमने कैसे करा? ए स्क्वायर करा बेटा 36, बी स्क्वायर करा हमने 64, 36 64 आपका 100 हो गया, प्लस 2ab cos थीटा, 2 इंटू ए यानी 8 इंटू बी यानी 6 cos थीटा यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू जो कितनी होती है बेटा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 100, 8 से 48, 48, आर की वैल्यू कितनी आ गई √148। ठीक है, अब डायरेक्शन भी बताना, ये तो आर का मैग्नीट्यूड है हमारे पास। क्या निकल कर आया बेटा? आर का मैग्नीट्यूड। बेटा आर क्या है? आर भी तो एक वेक्टर आएगा ना, दो वेक्टर्स को ऐड करके वेक्टर ही मिलेगा हमें, तो उस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने। अब उस वेक्टर का हमें डायरेक्शन भी तो चाहिए बेटा, तो डायरेक्शन के लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किस बिना पर होता है, मैं एक बार फिगर बना के दिखा रहा हूं। मान लो बेटा अगर आपका ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो बेटा जो आप पैरेललोग्राम बनाओगे वो ऐसे होगा, ये आर वेक्टर हो जाएगा आपका, ए और बी का बीच का एंगल थीटा ये हो गया, हो गया नहीं हो गया, और आर और ए के बीच का एंगल अल्फा ये होगा, तो ये अल्फा हमें निकालना होता है। ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट किस एंगल पर है वही बेटा रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहलाता है, तो इसको निकाल लो बेटा। बी बी कितना दे रखा है 8, 8 इंटू साइन एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री, एंगल वही पुट करना है जो दोनों ट्रायंगल्स के बीच का एंगल है। थीटा क्या होता है? दोनों ट्रायंगल्स के बीच का एंगल, वही हमको पुट करना है, तो साइन थीटा यानी साइन 60 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई ए, ए कितना गिवन है बेटा 6, प्लस आपका आ जाएगा बी कॉस थीटा, अगेन बी कितना है आपके पास 8 इंटू कॉस 60 डिग्री, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब यहां से निकाल लीजिए, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन अल्फा बराबर हो जाएगा साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 8 इंटू √3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 6 प्लस 8 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है ना, सॉरी 1/2, ये आ जाएगा केवल 4। ठीक है, अरे cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 2 से 8 काटोगे तो 4 आएगा, और 2 से यहां पर 8 काटा तब भी 4 आया, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4√3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4, 10, 2 जा 5 जा, तो यहां पर बेटा आपका जो tan अल्फा है, tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा आपका 2√3/5, 2√3/5, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? जब tan अल्फा इतना है तो अल्फा कितना होगा? tan उठ के उधर आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2√3/5। अब बेटा सवाल ये होता है, बच्चों के लिए ये चीज बिल्कुल नहीं होती है, वो कहते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, ये क्या हो गया? देखो मैं इसको कहां पर समझाऊं, यहां समझा रहा हूं। अगर बेटा साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा कितना होता है आपका, सॉरी साइन थीटा बराबर अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। इन दोनों चीजों में फर्क होता है, फर्क ये होता है बेटा साइन थीटा की वैल्यू 1 है मतलब एंगल जरूर 90 डिग्री रहा होगा, तभी तो साइन थीटा 1 हो रहा है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, होती कि नहीं होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 है तब थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ठीक उसी तरह से अगर tan अल्फा 2√3/5 है, तो 2√3/5 जो है बेटा वो किसकी वैल्यू है? tan अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो tan आपका उठकर इधर आ जाएगा बेटा, इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम में आप इतना भी लिख कर आओगे पूरे मार्क्स दिए जाएंगे आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल कर आ गया डायरेक्शन, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, या जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस एंगल पर है ए वेक्टर के साथ। कौन से वेक्टर के साथ? ए वेक्टर के साथ, बी की बात नहीं हो रही है, ए की बात हो रही है। तो ए वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट है वो इतने एंगल पर है। बात समझ में आ गई बेटा? सो आई होप बेटा यहां तक आप सबके समझ में आ गया होगा। हमारा जो भी एडिशन ऑफ वेक्टर्स को लेके जितने भी फंडे और कंसेप्ट होते हैं वो हमने यहां पर क्लियर कर लिए हैं बेटा। बात समझ में आ गई? तो एक बार बेटा मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करवा देता हूं, जिसके लिए मैं बोल रहा था आप लोगों से कि इस वीडियो को बेटा आप लोग एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो एक बार बेटा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में दो रूल होते हैं। पहले रूल को बेटा हम बोलते हैं पैरालेलोग्राम लॉ। ठीक है, दूसरे रूल को बेटा हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ।
ठीक है, ये दो ही रूल हमको काउंट करने हैं बेटा। अभी तीसरा रूल जो पॉलीगन होता है उसको काउंट नहीं करना है, वो इसी में का एक स्पेशल केस है, बुक में अलग से दिखा देते हैं बट वो है कुछ भी नहीं, आप इतना मानिए। दो मेन रूल हैं हमारे, और ये दोनों भी बेटा ज्योमेट्रिकली अलग होते हैं बट मैथमेटिकली सेम होते हैं। दो रूल है बेटा, इन दोनों को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जब कभी भी दो वेक्टर्स हमारे टेल टू टेल कनेक्टेड होंगे, ये दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड हैं, तब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो पैरेललोग्राम के क्या होगा बेटा, डायगोनल होगा। ये देखो, जो पैरेललोग्राम हमने बनाया है इसका डायगोनल है बेटा, ये हो जाएगा आर वेक्टर, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। तो मान लीजिए दो आपके सामने वेक्टर्स थे ए और बी, तो ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा इस पैरेललोग्राम का बड़ा वाला डायगोनल, ठीक है। और ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, दो वेक्टर्स होंगे आपके जो कि बेटा कैसे कनेक्टेड होंगे, हेड टू टेल। पर समझ में आ रहा है, यहां पर वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड थे, यहां पर वेक्टर्स हेड टू टेल कनेक्टेड हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगा, टेकन इन दी अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये आपका ट्रायंगल लॉ है। फॉर्मूला दोनों का बेटा सेम है। फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट निकालने का, दोनों का सेम, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फॉर्मूला दोनों का क्या है बेटा, सेम। डायरेक्शन क्या कैसे निकालोगे रिजल्टेंट का, tan अल्फा से, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो इससे आपका क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, डायरेक्शन निकल कर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये आपका डायरेक्शन हो गया। रिजल्टेंट का तरीका दोनों में एक ही इस्तेमाल होगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये पूरा निचोड़ था बेटा जो कुछ हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप बेटा यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी किसी के मन में कोई दुविधा है लल्लू की तरह ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दूर कर देंगे और क्या। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए सुहानी सफर में बेटा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।